दोस्तों नमस्कार। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा में लोक प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें आप एक अपनी निर्धारित शब्दावली विकसित कर सकते हैं और आज इस वीडियो में मैं इसी पे चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, लोक प्रशासन का जो विकास हुआ है तो उसमें आप कुछ टुकड़ों में बांट लीजिए कि सबसे पहले बात करते हैं शास्त्रीय विचारधारा या पुराने जो विचारक हैं वो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन एक बंद इकाई है, आसपास के परिवेश से कोई लेन देन नहीं है उसका। और लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। और लोक प्रशासन जो है पारिस्थितिकी यानी परिवेश से कोई लेन देन नहीं होता। और इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस यानी कि कार्यकुशलता और मितव्ययता, हिंदी में कहे हल्दी भी नहीं लगनी चाहिए, फिटकरी भी नहीं लगनी चाहिए, रंग भी चोखा आना चाहिए। तो जो शास्त्रीय उपागम है, जो परंपरागत उपागम है, इन्हीं बातों पे जोर देता है। प्रबंध के जो उपागम है हेनरी फ्योल का है, वो कहते हैं कि चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, कुछ ऐसे तत्व हैं जो अनिवार्य रूप से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समान रूप से लागू होते हैं। और दोनों ही संगठनों को, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, प्रबंधन के जो तत्व है उन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। हेनरी फ्योल इसके जनक हैं, इस बात पे जोर देते हैं। मैक्स वेबर की बात करें तो दोस्तों, मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे जिन्होंने कहा कि सत्ता एक ऐसी स्थिति में है जो एक उच्च अधिकारी आदेश देता है, अधीनस्थ उसके आदेश की पालना करता है, और जो पालना करता है उसका कारण है औचित्य का भाव। कोई व्यक्ति आदेश देता है और अधीनस्थ उसका पालन करेगा तो उसका कारण है सत्ता। और ये सत्ता तीन कारणों से हो सकती है। पहला कारण है परंपरागत सत्ता, पंच परमेश्वर की सत्ता, माँ बाप की सत्ता का जो पालन हम करते हैं, माँ बाप का कहना मानते हैं, तो उसका कारण है हमारी परंपराएं, हमारा रीति रिवाज, हमारी मान्यताएं ऐसा कहती है। दूसरा व्यक्तित्व होता है करिश्माई व्यक्तित्व। हम किसी के आदेश की पालना इसलिए करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी के पास में कोई कानूनी सत्ता नहीं थी लेकिन पूरा देश उनके आदेश की पालना कर रहा था, तो कारण था व्यक्तित्व करिश्माई, उनका व्यक्तित्व सम्मोहन। तीसरे में मैक्स वेबर कहते हैं कि सत्ता का जो पालन है इसलिए किया जाता है कि उच्च अधिकारी के पास में कानूनी स्थिति होती है। तो मैक्स वेबर जो कि जर्मन समाजशास्त्री है वो कहते हैं यही नौकरशाही है, यही तार्किक व्यवस्था है, यही आदर्श व्यवस्था है जिसमें हर चीज का स्पष्ट निर्धारण है। उच्च अधिकारी क्या करेगा, अधीनस्थ क्या करेगा, कार्य का बंटवारा कैसे होगा, पद सोपान की व्यवस्था रहेगी, निजी काम और सरकारी काम पृथक रहेंगे, काम के बदले में वेतन मिलेगा। तो ये मैक्स वेबर की अवधारणा थी नौकरशाही के संबंध में। इसी तरीके से पूछते हैं कि व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद जो पुरानी विचारधारा थी उसके प्रतिवाद के रूप में, पुरानी विचारधारा अगर वाद है तो इसके प्रतिवाद के रूप में व्यवहारवाद आया, और उसके संवाद के रूप में आया उत्तर व्यवहारवाद। तो आरएस के मुख्य परीक्षा में व्यवहारवाद है पाठ्यक्रम में। तो व्यवहारवाद हर्बर्ट साइमन के द्वारा, वाल्डो द्वारा समर्थित ऐसी विचारधारा है जो कहती है कि लोक प्रशासन में पहले जो अध्ययन किया जाता था, कार्यकुशलता पर आधारित किया जाता था, बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण होता था। तो हर्बर्ट साइमन, जिनको 1978 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने कहा था कि मानव व्यवहार का अध्ययन ही लोक प्रशासन या प्रशासन की सफलता की कसौटी है। जब तक प्रशासन मानव के व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से सूक्ष्म अध्ययन नहीं करेगा तब तक कोई भी प्रशासन सफल नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि प्रशासन के अंदर प्रशासकों का जीवन ही अनुभव है, प्रशासकों का जीवन ही निर्णय लेना है। इसलिए उन्होंने निर्णय जो प्रक्रिया है उसका मॉडल बताया था। और निर्णय प्रक्रिया में उन्होंने कहा था कि हम किसी भी संगठन के अंदर, चाहे लोक संगठन हो चाहे निजी संगठन हो, प्रबंधक हो या प्रशासक हो, वो कुछ नहीं करते हैं, करते हैं, ये भी अपने आप में एक निर्णय है। निर्णय प्रशासन की और प्रबंधन की सार्वभौमिक पहचान है। और उन्होंने कहा था कि निर्णय की जो प्रक्रिया है उसके तीन चरण होते हैं। तो सबसे पहले बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होगी, जिसके अंतर्गत जैसे हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो सबसे पहले जांच पड़ताल होती, तो ये होती बौद्धिक अन्वेषण, जांच की क्यों, क्या, किस लिए, कैसे, कब। दूसरा होता डिजाइन। हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो हम सोचते हैं ना कि भाई किस डॉक्टर के पास में जाएं,
पहले हमने क्यों क्या देख लिया, फिर हम कहते हैं एलोपैथी के पास में जाए, हेम्योपैथी के पास में जाए। तो विभिन्न जो विकल्प है उन पे विचार करते हैं। ये प्रक्रिया डिजाइन प्रक्रिया कहलाती है। तो पहला हो गया बौद्धिक अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन करेगा। दूसरे में डिजाइन बनाई जाएगी, अन्वेषण किया जाएगा क्या करें, और तीसरे के अंदर एक के अंदर चयन हो गया। तो हर्बर्ट साइमन ने यह कहा कि निर्णय जो प्रक्रिया है वो अधिकतम संतुष्टि की बजाय पर्याप्त रूप से ठीक ठाक लोगों को संतुष्ट कर सकती है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा निर्णय नहीं ले सकता जिसमें वो सबको संतुष्ट कर सके। तो हर्बर्ट साइमन ने यह कहा कि जो निर्णय है वो तथ्य और मूल्य दोनों का योग होता है, और प्रशासकों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो पूर्ण तार्किक नहीं होकर के सीमित रूप से या मर्यादित रूप से निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि प्रशासकों के पास में कार्य की बहुत ज़्यादा अधिकता रहती है, समय का अभाव रहता है, और हर चीज़ की जानकारी भी नहीं हो सकती, और मानव व्यवहार अनिश्चित है, इसलिए सबको संतुष्ट भी नहीं कर सकते। तो व्यवहारवादी विचारकों ने कहा कि लोक प्रशासन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं करे, मानव व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन नहीं करे, अनौपचारिक चीज़ों का अध्ययन नहीं करे, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, इन चीज़ों का जब तक अध्ययन नहीं करेगा तब तक प्रशासन सफल नहीं हो सकता। ये बात कह दी व्यवहारवादियों ने। व्यवहारवादी हैं। और जब मैं हेनरी फ्योल के प्रबंधन की बात बता रहा था तब एक और मेरे दिमाग से निकल गया, वैज्ञानिक प्रबंधन। वैज्ञानिक प्रबंधन जो है, टेलर इसके जनक माने जाते हैं। टेलर ने कहा कि किसी भी संगठन के अंदर जो काम करने का तरीका है वो वैज्ञानिक तरीका आप डेवलप करो। लुइस बेंडिस ने शब्द का प्रयोग किया था, और जो टेलर है वो इसके जनक माने जाते हैं। टेलर ने कहा कि किसी भी संगठन में काम करने का एक विज्ञान विकसित करो, काम का वैज्ञानिक आधार पर चयन करो, वैज्ञानिक आधार पर उनका बंटवारा करो, उनको प्रशिक्षित करो, कार्य का अनुमान लगा सके, समय का मापन हो सके, कार्य अध्ययन हो सके, मेजरमेंट के टूल डेवलप करो आप। तो कार्य का मानक होना चाहिए, जो ज़्यादा काम करे उसके लिए बोनस की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कम करे उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरीके से फ्रेडरिक जो टेलर थे उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन की नींव रखी, जो ये कहते थे कि प्रशासन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था व्यवहारवादी विचारकों की। व्यवहारवादी विचारकों के बाद के अंदर एल्टन मेयो की जब बात करें तो एल्टन मेयो ने जो परंपरागत जो उपागम थे, जिन्होंने ये कहा कि मनुष्य एक आर्थिक इकाई है, जैसे टेलर ने कहा था, और कि वो पैसों के लिए काम करता है। तो एल्टन मेयो ने टेलर के इस प्रबंधन की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि मनुष्य एक सामाजिक इकाई है, मनुष्य एक मनोवैज्ञानिक इकाई है, वो फिर पैसों के लिए कार्य नहीं करता, वो अभिप्रेरणा से, प्रोत्साहन से, कुशल नेतृत्व से, भागीदारी से, इन चीज़ों से वो काम करता है। आप डरा धमका करके उनको काम नहीं करवा सकते। ये एल्टन मेयो ने प्रबंधन में मानवीय जो पक्ष है उस पर जोर दिया, और मानव संबंध के वो जनक कहे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन। तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात करें तो फ्रेडरिक्स थे, उन्होंने कहा था कि पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी मूलतः विज्ञान का शब्द है। पारिस्थितिकी का शब्द है कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवेश से हम प्रभावित होते हैं। जैसे जीरोफाइट है, मरुस्थल की जो वनस्पति है वो मरुस्थल में उगाई जा सकती। तो उन्होंने कहा कि जो लोक प्रशासन का पहले जो अध्ययन किया जाता था वो बहुत ही संकुचित अध्ययन होता था, एक देश विशेष तक सीमित होता था। तो व्यवहारवादियों ने कहा कि लोक प्रशासन का विज्ञान विकसित करो, और यही आगे चल करके तुलनात्मक लोक प्रशासन के जन्म का आधार स्तंभ बना। तो उन्होंने कहा कि तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या कहता है? तुलनात्मक कहता है कि दो या दो से जो अधिक देश है उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनका आप तुलनात्मक अध्ययन करो। तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो वैज्ञानिकता आएगी, उससे सिद्धांत निर्माण जो है वो विकसित होगा। तो पारिस्थितिकी उपागम ये कहता है कि लोक प्रशासन अपने आसपास के परिवेश से प्रभावित होता है। भारतीय संदर्भ की बात करें तो भारत का जो प्रशासन है वो विविधताओं से भरा हुआ है, और दूसरी उसकी बहुत सारी चुनौतियां भी है। चुनौतियां किस रूप में है कि यहाँ का राजनीतिक तंत्र, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था अलग है विकसित देशों से। तो विकसित देशों के साथ में विकासशील देशों की तुलना नहीं की जा सकती। तो लोक प्रशासन भी अपने परिवेश से प्रभावित होता है। इसी तरीके से तुलनात्मक लोक प्रशासन दल का गठन किया गया था, और रिक्स ने मॉडल दिया था। पहले उसने कहा था कि कोई भी समाज एग्रीरिया समाज होता है, कृषि आधारित समाज होता है। फिर उसने कहा नहीं, कोई भी समाज होता है वो इंडस्ट्रियल समाज होता है, औद्योगिक समाज होता है।
फिर उसने कहा नहीं, कोई भी समाज ना तो कृषि पर आधारित होता है और ना पूर्णतः उद्योग पर आधारित होता है। तो उसने कहा कि जो समाज होता है वो ट्रांजिटिया होता है, यानी संक्रमण काल का समाज होता है। बाद में रिक्स ने क्या किया, दो नए शब्द दिए, फ्यूज। फ्यूज से आप याद रख लो, फ्यूज यानी कि विकासशील देशों के रेफरेंस में याद रख सकते हैं, फ्यूज्ड सोसाइटी और डिफरेक्टेड सोसाइटी। डिफरेक्टेड सोसाइटी के अंदर उसने कहा कि काम का बंटवारा होता है, एक व्यक्ति एक ही कार्य करता है, काम का बंटवारा होता है, विशेषीकरण होता है, औद्योगिकीकृत समाज होता है। वो समाज कैसा होता है, डिफरेक्टेड समाज होता है। और फ्यूज्ड जो समाज होता है उसके अंदर एक ही व्यक्ति बहुत सारे काम कर लेता है, वही पारिवारिक काम कर रहा है, वही अन्य काम कर रहा है, काम का विशेष रूप से बंटवारा नहीं होता। तो यही चीज आगे चलकर रिक्स ने कहा कि ना तो कोई समाज पूर्ण रूप से फ्यूज्ड होता है, ना पूर्ण रूप से डिफरेक्टेड होता है। तो उसने फिर समपार्श्विक समाज गढ़ा। समपार्श्विक समाज यानी कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो शब्द है वो गढ़ा। और प्रिज्मेटिक सोसाइटी ने उसने दो शब्द दिए। उसने एक शब्द दिया बाजार कैंटीन और एक शब्द दिया साला शब्द। साला जो शब्द है वो सरकारी तंत्र के स्पेन का शब्द, स्पेनी भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है सरकारी कार्यालय। यानी रिक्स ने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए तो शब्द दिया साला, और इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए शब्द दिया बाजार कैंटीन। तो साला की चर्चा करते हैं। साला के संदर्भ में रिक्स ने ये कहा कि ये जो समपार्श्विक समाज है, इसमें जो प्रशासनिक तंत्र है वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है। उनमें औपचारिकता बहुत होती है, उनमें भ्रष्टाचार होता है, उनमें भाई भतीजावाद होता है, वो कार्यों के अंदर ओवरलैपिंग कर लेते हैं, पक्षपात की भावना होती है उनके अंदर। तो इस तरीके से उसने स्पेनिश भाषा के इस शब्द के अंदर साला शब्द की कुछ विशेषताएं बताई और बाजार कैंटीन की बात बताई। तो उसने कहा कि जैसे किसी भी निजी तंत्र के अंदर, प्राइवेट तंत्र के अंदर गिव एंड टेक का रिलेशन होता है, तो वैसे ही उसने कहा रिक्स के अंदर बाजार कैंटीन जो शब्द दिया था उसमें उसने एक शब्द दिया था कलेक्ट, शब्द दिया था कलेक्ट। तो उसमें वो ये कहता है कि कहने को तो यहाँ पर सारे लोग ये कहते हैं कि हम नियमों में काम करते हैं, कहने को तो ये कहते हम नियमों में काम करते हैं, वास्तव में वो नियमों का काम नहीं करते। अपने समाज के प्रति, खुद के स्वार्थ के प्रति बहुत सारे पूर्वाग्रहों से वो पीड़ित होते हैं। तो ये था रिक्स का तुलनात्मक लोक प्रशासन और रिक्स का पारिस्थितिकी उपागम। इसी के साथ में पाठ्यक्रम में ये पूछा जाता है नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधन। तो नवीन लोक प्रशासन तो क्या है, 68 के बाद में लोक प्रशासन में इस बात पे जोर दिया गया कि भाई जो लोक प्रशासन है उसको प्रासंगिक बनाओ, रिलेवेंट बनाओ, मूल्य आधारित बनाओ, परिवर्तन पर आधारित बनाओ, जनता की जो भागीदारी है वो लेकर के आओ। तो उस संबंध में कुछ विकास हुआ था, हन्नी सम्मेलन हुआ था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, मिनोबुक सम्मेलन हुआ था, फ्रैंक मेरिनी की किताब आई थी, वाल्डो की किताब आई थी। 4-5 माइलस्टोन माने जाते हैं नवीन लोक प्रशासन के विकास के लिए। तो ये नवीन लोक प्रशासन था। कहने का मतलब है नवीन लोक प्रशासन ने मूल्यों पर जोर दिया और आदर्श पे जोर दिया। और नवीन लोक प्रशासन ने तो आदर्श की बात कर दी। उसके बाद में आप देखो कि पूरी दुनिया में जो चेंज आता है, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर आयरन लेडी कहलाती है, लोह महिला कहलाती है। तो उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कर दी, सुधारों की शुरुआत कर दी। तो उस चरण के साथ में पूरी दुनिया के अंदर आप यूँ मानो, उसके बाद में आप 1990 का दशक है, 1990 88 के आसपास का जो है, तो 88 के अंदर एक थ्योरी आई, पब्लिक चॉइस थ्योरी, लोक विकल्प उपागम, ऑस्ट्रोम ने दी थी। और उन्होंने ये कहा कि जैसे कोई उपभोक्ता किसी दुकानदार के पास में जाता है और चीज़ों को चेक करता है, तो वैसे ही लोक प्रशासन की जो कसौटी है वो पब्लिक की चॉइस होनी चाहिए, पब्लिक के पास में बहुत सारे अल्टरनेट होने चाहिए। तो कहने का मतलब पब्लिक चॉइस थ्योरी ने कहा कि जो सरकारी तंत्र है उसको इफेक्टिव बनाओ, उसको डाउन साइजिंग करो, उसका आकार जो है वो कम करो और उनको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाओ। तो ये पब्लिक चॉइस थ्योरी आई। और इसी के बाद के अंदर एक शब्द आया नव लोक प्रबंधन। ऑसबॉर्न और गैबलर ने किताब लिखी रीइवेंटिंग गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि भाई लोक प्रशासन का काम ये नहीं है कि कोई घटना घटे उसके बाद में करे। तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यापारी, मंडी का व्यापारी, उसको पता होना चाहिए कि पूर्वानुमान क्या भाव है, तो उसी तरीके से नव लोक प्रबंधन में भी यही बात की गई कि लोक प्रशासन का काम पूर्वानुमान होना चाहिए, फैसिलेटर की भूमिका होनी चाहिए, कैटलिस्ट की भूमिका होनी चाहिए, हर चीज में उसका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। उसको नाव का चप्पू खुद चलाने की बजाय वो दूर बैठे देखे कि नाव सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। हर छोटी मोटी चीजों के अंदर इंटरफेयर नहीं होना चाहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा जनता के जो अधिकार है उन पे जोर होना चाहिए। एज ए कंज्यूमर उनके अधिकारों की बात हुई तो नव लोक प्रबंधन ने कहा कि प्रबंधन में स्वायत्ता लेके आओ, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाओ, उसका आकार जो है वो घटाओ, कैटलिस्ट गवर्नमेंट की उसने बात की। तो संक्षिप्त के अंदर कहें तो नव लोक प्रबंधन आर्थिक उदारीकरण के समय में लोक प्रशासन के अंदर प्रशासनिक सुधार का वह तंत्र था जिसने कहा कि लोक प्रशासन का तंत्र वैसे ही काम करे जैसे कि निजी तंत्र कर रहा हो। इसने कहा कि लोक प्रशासन में स्वायत्ता लाओ और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाओ। तो ये लोक प्रशासन के विकास के बारे में मैंने बात की दोस्तों। अगर ऐसा कोई वीडियो आप और सुनना चाहते हैं, मेरी ये कोशिश रहेगी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को बहुत सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।